क्या हो रहा है तो क्या बोल रहे थे? अच्छा मैं नहीं मेरा इंटरव्यू था यार अभी। अरे मेरा नहीं मतलब किसी और का था, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। ठीक है, क्या पता, अभी तो कुछ फिक्स नहीं है। चलिए क्या पढ़ा था लास्ट आपने? साइंटिस्ट पढ़ा, तो उसमें कौन सा साइंटिस्ट था? वॉन नेल हो गया था, ओके। ब्लैकमैन और रॉबर्ट हिल हो चुका है ना। अब हम चलते हैं प्रिस्टले। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, यस, इसको अपन बेलजार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। बेलजार एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट मतलब बेलजार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने दो बेलजार लिए। एक बेलजार कैंडल और माइस के साथ था, चूहे के साथ। कुछ देर में देखा कि ये कैंडल जो है वो जलना बंद हो गया और ये डेड हो गया, बिकॉज यहाँ जितनी भी ऑक्सीजन थी वो यूज हो गई थी। फिर इन्होंने वापस कैंडल को बंद किया, एक माइस लिया और एक मिंट का प्लांट लिया। तो देखा कि काफी टाइम तक चल रहा था, क्योंकि एक साइकिल बन गया था। इसने जिस O2 को यूज किया, बदले में CO2 रिलीज की, प्लांट ने CO2 लिया और O2 छोड़ दिया, तो एक साइकिल बन गया इनके बीच में। ऐसे सेम साइकिल माइस के साथ बना लिया, तो ये काफी टाइम तक चला। तो प्रिस्टले ने बोला कि जो प्लांट है ना, वो एयर को रिस्टोर करता है, वो एयर जिसको कैंडल या माइस ने यूज कर लिया था। उस समय ऑटो डिस्कवर हुआ नहीं था, तो प्रिस्टले ने सिर्फ एयर वर्ड यूज किया था। बाद में O2 को डिस्कवर भी प्रिस्टले ने किया था। तो इन्होंने कहा कि प्लांट रिस्टोर पार्ट ऑफ एयर that consumed by animal और अदर प्रोसेस और अदर रिएक्शंस, जो भी लिख सकते हैं। तो कोई और प्रोसेस या एनिमल ने जिस पार्ट ऑफ एयर को कंज्यूम किया था, उसको प्लांट रिस्टोर कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है। तो प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट में पहला स्टेटमेंट ये लिख लो आप, प्लांट रिस्टोर पार्ट ऑफ एयर दैट कंज्यूम्ड बाय एनिमल और अदर प्रोसेस, that consumed by animal or other process. Consumed by animal or other process. ठीक है, नेक्स्ट वो भी लिख लो, O2 डिस्कवरर। O2 डिस्कवरर, बाद में O2 को भी प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था। मतलब इन्होंने कहा था प्लांट इंप्योर एयर को प्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रिस्टले ने O2 के इंपॉर्टेंस को बताया, एक तरह से अपन ये लिख सकते हैं, सॉरी, प्लांट के इंपॉर्टेंस को बताया, वो ये लिख सकते हैं एनवायरमेंट में। उसके अलावा टू पिगमेंट सिस्टम वाले याद रखना, इमर्सन एंड अर्नोल्ड। अर्नोल्ड और अर्नोर दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। कई जगह पर इसको अर्नोर लिखा हुआ है, अर्नोर। इन्होंने टू पिगमेंट सिस्टम दिया था, टू पिगमेंट सिस्टम। इमर्सन एंड अर्नोल्ड टू पिगमेंट सिस्टम दिया इन्होंने, इमर्सन अर्नोल्ड टू पिगमेंट सिस्टम। इन्होंने जितने भी प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स थे उनको डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी के अंदर, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। पीएस फर्स्ट में कौन से पिगमेंट आते हैं? जो 700 नैनोमीटर से ज्यादा पर काम करते हैं, 700 को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो they active on 700 नैनोमीटर और मोर लाइट, आई मीन मोर वेवलेंथ लाइट। 700 या इससे ज्यादा पर काम करने वाले पिगमेंट्स को पीएस फर्स्ट में रख दिया, और जो 680 नैनोमीटर और लेस, इससे कम वेवलेंथ वाली लाइट पर काम करते हैं, उनको पीएस सेकंड में रख दिया इन्होंने। सो इन्होंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। पीएस फर्स्ट पीएस सेगमेंट मतलब टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी था। पीएस का फुल फॉर्म लिख लो, फोटो सिस्टम फर्स्ट। पीएस मींस फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट। Okay, PS first, so they active on 700 nanometer or more light,
अगर कोई 680 नैनोमीटर उससे कम लाइट पर काम करता है तो आप उसको पीएस सेकंड बोलते हैं, राइट। ये दोनों टर्म है ना, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड, ये डिस्कवरी पर बेस्ड है। पहले ये डिस्कवर हुए थे, बाद में ये ऐसा नहीं कि फंक्शन पर बेस्ड है, डिस्कवरी पर बेस्ड है इनका नाम। यहीं से एक रेड ड्रॉप इंसिडेंट आता है। रेड ड्रॉप क्या होता है कि व्हेन वी पुट ओनली 700 nanometer or more light on plant, then productivity will be decreased. अगर हम प्लांट पर केवल 700 से ज्यादा की लाइट डालेंगे तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। When we put only 700 nanometer or more light से मतलब वेवलेंथ से यहाँ पर ऑन प्लांट, देन प्रोडक्टिविटी विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि अपन जब 700 से ज्यादा की लाइट डालेंगे तो केवल एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करेगा, पीएस सेकंड आएगा ही नहीं। तो ओवरऑल पिगमेंट में से आधे पिगमेंट काम करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं बिकॉज पीएस सेकंड नॉट इन्वॉल्व, पीएस सेकंड नॉट इन्वॉल्व, तो पीएस सेकंड नहीं आएगा इसलिए प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी इनकी। रेड ड्रॉप, व्हेन वी पुट ओनली 700 नैनोमीटर मोर लाइट ऑन प्लांट देन प्रोडक्टिविटी विल बी डिक्रीज बिकॉज पीएस सेकंड नॉट इन्वॉल्व। क्योंकि पीएस सेकंड तो तब काम करता है जब हम 680 से कम की लाइट डालेंगे, ज्यादा की लाइट पर ये काम नहीं करेगा। तो इसी को रेड ड्रॉप कहा था इमर्सन ने। ये सब इमर्सन के दिए हुए हैं। ओके, और तो कोई साइंटिस्ट बचा है क्या अभी तक? कितने 7-8 साइंटिस्ट हो गए क्या? 9 हो गए ना, ठीक है। कोई बीच में आएगा तो उसको वहीं देख लेंगे, क्योंकि एक वॉन शेच भी है, उसको भी लिख लेते हैं। चलो हो जाएगा। तो वॉन शेच लिखिए, वॉन शेच एक नेक्स्ट साइंटिस्ट लिख दीजिए। इसके बाद खत्म करते हैं साइंटिस्ट को। एक बार रीड आउट कर देना, कोई इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं। वॉन शेच के सामने लिखेंगे he explained starch is the first visible product of photosynthesis. Starch is the first visible product of photosynthesis. कि फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोडक्ट बना उसमें विजिबल ही है सबसे पहले। क्योंकि आपको पता है जब प्लांट ग्लूकोज बनाता है ना तो वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो प्लांट में कभी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, आपको स्टार्च ही मिलेगा। तो विजिबल प्रोडक्ट जो है वो स्टार्च है, ये वॉन शेच ने बोला था। ठीक है, खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। ये साइंटिस्ट वाला था तो एक बार रीड आउट करके छोड़ देना, ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है अपन चलते हैं पिगमेंट्स के पास। पिगमेंट दो टाइप के हैं फंक्शन के बेसिस पर, एक असेंशियल होता है, असेंशियल, और एक होता है एक्सेसरी। असेंशियल मतलब क्लोरोफिल ए, ये असेंशियल पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या करता है? दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसको अपन ने बोला एसेंशियल। इसके अलावा एक्सेसरी में कौन है? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, कैरोटीनोइड्स एटसेट्रा, जो भी उसके अलावा वो सब एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या करता है? एक तो अब्जॉर्ब लाइट को अब्जॉर्ब करता है। सेकंड, प्रिवेंट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटोलाइसिस, क्योंकि कभी कभी ज्यादा वेवलेंथ की लाइट जब क्लोरोफिल ए पर गिरती है ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो फोटोलाइसिस नहीं होने देता है। स्पेशली कैरोटीनोइड क्लोरोफिल ए को बचाता है हमेशा लाइट से, क्योंकि कई बार इतनी वेवलेंथ वाली लाइट गिरती है कि लाइट गिरने की वजह से क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्लोरोफिल ए को प्रिवेंट करना और लाइट अब्सॉर्ब करना, ये एक्सेसरी के फंक्शन है। असेंशियल में क्लोरोफिल ए आता है, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, और इनका कन्वर्ट से रिलेटेड अब्सॉर्ब कर रहे हैं और क्लोरोफिल ए को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ऐसे काम करने वाले पिगमेंट्स को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट।
मुझे नहीं पता है ना, तो शायद मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास ये लास्ट है। बायोटेक एक नहीं पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, बायोटेक बाकी है, तो मैं बायोटेक और पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोमोलिक्यूल, जिसमें बायोमोलिक्यूल हो गया, ये रनिंग है और वो बाकी है। ठीक, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बिल्कुल सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये इस तरह से कवर्ड होता है पूरा। ये पिगमेंट जो है ना, ये सब एक्सेसरी है, इनको एंटीना बोलते हैं हम, एंटीना या पीएचसी या एलएचसी। एलएचसी मतलब लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, लाइट को रिसीव किया, अब्सॉर्ब किया, फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, और फाइनली क्लोरोफिल ए को देंगे। तो क्लोरोफिल ए के पास डायरेक्टली लाइट नहीं आती है, ये अब्सॉर्ब करते हैं। सेकंड, अगर हाई वेवलेंथ की लाइट भी गिरती है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कवर्ड होता है चारों तरफ से। स्पेशली कैरोटीनॉइड इसको प्रिवेंट करता है। ये क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, कि ये मेन रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है, और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकलता है। तो ये एंटीना है, एंटीना का मतलब एक्सेसरी, ग्रुप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, ग्रुप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। तो एक्सेसरी पिगमेंट का जो ग्रुप है वो क्लोरोफिल ए को कवर करके रखता है चारों तरफ से। आप साइड में बना सकते हो तो थोड़ा ठीक रहेगा। मेन रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, उसको कवर्ड कर रहा है ग्रुप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, और जो एक्सेसरी पिगमेंट का ग्रुप है उसको आप एंटीना बोल रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मेन रिएक्शन सेंटर होता है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, और जो लाइट को पकड़ते हैं और क्लोरोफिल को बचाते हैं वो सब एंटीना है। एंटीना मतलब ग्रुप ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, जिसमें सब आ गया, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन, जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। ओके, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ये दोनों ना यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब है हर एक प्लांट में मिलते हैं, हर एक एल्गी में मिलते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला होता है C55, H72, O5, N4 एंड मैग्नीशियम, ये इसका फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम होता है टेट्रापाइलोरिक, टेट्रापाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन, पोरफायरिन, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 4 पायरोल रिंग्स होती है, इस तरह N2 कंटेनिंग रिंग्स होती है 4। एक रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं, एक्चुअल डायग्राम तो नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। ये 4 पायरोल रिंग है, तो 4 पायरोल रिंग है इसलिए टेट्रापाइलोरिक। मैग्नीशियम से सब कनेक्टेड होते हैं इसलिए मैग्नीशियम, और यहाँ एक कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसको बोलते हैं पोरफायरिन चेन, जिसको फाइटोल टेल भी बोलते हैं, फाइटोल टेल। तो फाइटोल टेल मतलब पोरफायरिन, और ये स्ट्रक्चर जो है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, रफ स्ट्रक्चर। केमिकल नेम ये और एक फॉर्मूला ये, इसको तो आप हटा दीजिएगा सिर्फ समझने के लिए। क्लोरोफिल बनता कैसे प्लांट में, एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ये रिएक्ट करता है सक्सिनिल कोएंजाइम से, सक्सिनिल कोएंजाइम, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल। और जब प्रोटोक्लोरोफिल पे सनलाइट गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल में। इसलिए क्लोरोफिल बनने के लिए ना सनलाइट भी जरूरी है। आप कितना ही उसको खिला दो, लेकिन अगर आप उसको अंधेरे में रखोगे तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। प्लांट को आप अंधेरे में रखोगे वो येलो हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं बनता। क्लोरोफिल बनने के लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है। ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम तो चाहिए, सनलाइट भी चाहिए होता है, क्योंकि बिना सनलाइट के क्लोरोफिल नहीं बन सकता। अगर आप उसको अंधेरे में रख दोगे क्लोरोफिल बनेगा नहीं, तो उसको एक डिजीज हो जाएगी, क्लोरोसिस डिजीज हो जाती है, क्लोरोसिस, जो मैग्नीशियम की कमी से भी होती है। लीफ के किनारे येलो हो जाते हैं उसमें।
तो टेट्रापाइलोरिक मैग्नीशियम पोरफायरिन केमिकल नाम है क्लोरोफिल ए का, फॉर्मूला लिखा हुआ है C55H72O5N4 एंड मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, मेन तो ग्रीन होता है, ब्लूइश उसका नेचर होता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, हल्का सा येलो और डार्क ग्रीन, जैसे ग्रास कलर होता है वैसे। कैरोटीनोइड जो पिगमेंट है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। तो जेंथोफिल और कैरोटीन को मिलाकर आप बोलते हो कैरोटीनोइड। कैरोटीन जो होता है ना वो होता है रेड ऑरेंज कलर का, और जेंथोफिल होता है येलो कलर का। तो ये कलर भी याद रखना, स्पेशली इन तीनों के तो याद ही रखना। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन। कैरोटीनोइड दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन होता है रेड ऑरेंज, इसमें भी अल्फा बीटा गामा कैरोटीन होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन वो क्लोरोफिल ए बनाता है। जेंथोफिल का कलर येलो होता है। चले आगे। कैरोटीनोइड दो टाइप का है, कैरोटीन जेंथोफिल। कैरोटीन है रेड ऑरेंज कलर का और जेंथोफिल है येलो कलर का। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ग्रास कलर होता है उसका। ए ब्लू ग्रीन होता है। चले आगे। एक लाइट है PAR, पार, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन है ना, ये मोस्ट फेवरेबल रेंज है, रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस। वेवलेंथ इसकी 400 टू 700 नैनोमीटर। एक्चुअल में तो देखो बहुत एक्चुअल चले ना 360 टू 720 होती है, लेकिन बुक्स में सब में 400 700 दिया हुआ है। पार ऑलमोस्ट 50% ऑफ सनलाइट है, जो सनलाइट गिरती है उसका ऑलमोस्ट 50% होती है। बट प्लांट अब्सॉर्ब ओनली 2 to 10% ऑफ पार। ये पॉइंट्स भी इसके साथ लिख लीजिए। मोस्ट फेवरेबल रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस, वेवलेंथ इज 400 टू 700 नैनोमीटर, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ सनलाइट पार होता है, एंड प्लांट अब्सॉर्ब ओनली 2 to 10% ऑफ पार। इससे ज्यादा वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते इसको। फास्ट है क्यों भाई, मेरे क्यों फास्ट होगा? आज क्या है ऐसा? आज फास्ट है ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बोल रहा है कि आपका फास्ट है क्या? नहीं भाई, मैं नहीं रखता फास्ट। चलो ये हो गया। अब चलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के पास। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरह का प्रोसेस है? इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस या रिएक्शन, प्रोसेस बोलते हैं वैसे, क्योंकि फिजिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस। 6 CO2 react with 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll. क्या बनेगा? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 जो रिलीज हो जाएगी। हमें पता है कि यहां पर CO2 कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में, इसको रिडक्शन, और H2O कन्वर्ट हुआ है O2 में, इसको ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स कई बार ऑप्शन में नहीं होता है, तो हम रिडक्शन लगा के आते हैं, क्योंकि मेन टारगेट ग्लूकोज बनाना है। अच्छा, यहाँ कुछ बना है और जो रिएक्शन में कुछ बनता है ना, उनको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि फॉर्मिंग है, या एनर्जी यूज आई है, तो इसको बोलते हैं एंडरगोनिक। जैसे आप जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक को लिविंग में एंडरगोनिक बोल देते हैं। ये एंडोथर्मिक ही एक तरह से, जहां एनर्जी का यूज आया है। सो रेडॉक्स रिएक्शन, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड एंडरगोनिक रिएक्शन, ये तीनों पे आप लिख सकते हो। रेडॉक्स बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, एनाबॉलिक क्योंकि यहां कुछ बनता है, एंडरगोनिक क्योंकि एनर्जी का यूज होता है, रिलीज नहीं होती, अदरवाइज एक्सरगोनिक लिख देता मैं। रिडक्स नहीं हो तो रिडक्शन लिख सकते हैं, बिकॉज द मेन टारगेट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, नॉट प्रोडक्शन ऑफ O2, तो इसको हम रिडक्शन ही मानेंगे अगर रेडॉक्स नहीं हो तो। एंड फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, बिकॉज फिजिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय द बैक्टीरिया। अर्थ पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ने किया था। बट क्वेश्चन आए फर्स्ट O2 रिलीज बाय, then answer is blue green algae, BGA, blue green algae. First photosynthesis done by the bacteria, but first O2 released by BGA, blue green algae, BGA. First O2 released by BGA, blue green algae. Okay. रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ट्रापा टीनोस्पोरा दो प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट्स भी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। तो आप लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट इन रूट, क्योंकि वहां क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फोटोसिंथेसिस एब्सेंट इन रूट, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट इन रूट। एक्सेप्शन लिख लो, ट्रापा एंड टीनोस्पोरा। ट्रापा मतलब सिंघाड़ा, टीनोस्पोरा मतलब गिलोय। ट्रापा एंड टीनोस्पोरा, ट्रापा सिंघाड़े को बोलते हैं और टीनोस्पोरा गिलोय को बोलते हैं। इनकी रूट्स फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, टीनोस्पोरा। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए लाइट रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? हिल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी लिख देते हैं, राइट। लाइट रिएक्शन के और भी बहुत नाम है, जैसे इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहां पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? फोस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी फॉर्मेशन। तो यह एटीपी बनाए जाते हैं लाइट से, तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। यह सिंपल सी बात है, आपके पास लाइट आएगी, लाइट को पिगमेंट अब्सॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो ये होता है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है?
डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। होता क्या है, आप CO2 को पकड़ोगे, H2O को पकड़ोगे, मिलकर इनको बना दोगे ग्लूकोज। लेकिन यहाँ बनाने में क्या खर्च होंगे, ATP, जो कहाँ से आएंगे, लाइट रिएक्शन से। मतलब आप सोचो कि प्लांट पहले लाइट रिएक्शन करता है, ATP बनाता है, फिर उन ATP को खर्च करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डार्क रिएक्शन उस पर डिपेंड है, अगर वो नहीं चलेगी तो ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए आपको ATP की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो ATP चाहिए, और ये ATP कौन बनाता है, लाइट रिएक्शन बनाती है। तो दोनों का टारगेट अगर हमें पता होगा तो पढ़ने में इजीनेस रहेगी। लाइट का टारगेट है ATP बनाना, डार्क का टारगेट है ग्लूकोज बनाना। द टारगेट ऑफ लाइट रिएक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड द टारगेट ऑफ डार्क रिएक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। पर ग्लूकोज बनाने के लिए ATP चाहिए, और वो ATP लाइट रिएक्शन से आता है। लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल प्रोसेस, नॉट प्रोटीन, सॉरी, प्रोसेस इज अ फोटोकेमिकल प्रोसेस। और डार्क रिएक्शन को आप बोलते हैं बायोसिंथेसिस फेज। चले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करें उससे पहले अपन क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो आपने सेल बायो में पढ़ाई होगा, बट फिर भी क्या हो भाई, सेल बायो नहीं पढ़ी थी क्या? जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बहुत सारे ग्रेना होते हैं, 20 to 60, और ये सब ग्रेना आपस में कनेक्टेड भी होते हैं एक बड़े थाइलेकोइड से, इसको स्ट्रोमल थाइलेकोइड। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ग्रेना की अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं ग्रेनल थाइलेकोइड, थाइलेकोइड ऑल्सो नोन एज लेमिली। और ये जो दो बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड, स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ग्रेना आपको पता होगा वो जगह है जहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट। और ये जो यहाँ पर मटेरियल है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा वो जगह जहां पर कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क। देखिए लाइट रिएक्शन के पास क्या है कि बहुत सारे पिगमेंट का ग्रुप मिलता है इस तरह के, ये जो ग्रेना के पास, सॉरी। और जो एक पिगमेंट ग्रुप है इसको बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पिगमेंट मिलेंगे आपको। कुछ पिगमेंट एक्सेप्शनली इसके पास भी केवल पीएस फर्स्ट ही होता है। एक एंजाइम मिलता है यहाँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, रूबिस्को। ये डायग्राम बना लीजिए ताकि पता रहेगा कि पीएस फर्स्ट दो जगह पर होता है और पीएस सेकंड केवल एक ही जगह पर होता है। क्वांटासोम में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पिगमेंट मिलेंगे, और स्ट्रोमल थाइलेकोइड में केवल एक ही मिलता है, पीएस फर्स्ट। ग्रेना के पास दोनों है, पीएस फर्स्ट भी और पीएस सेकंड भी। ग्रेना वो जगह है जहां लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा वो जगह है जहां पर डार्क रिएक्शन होती है। तो आपको जगह का भी थोड़ा पता होना चाहिए, साइट पता होगा तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इनको। स्ट्रोमल थाइलेकोइड मतलब दो ग्रेना के बीच में, और ग्रेना की जो एक यूनिट है उसको ग्रेनल थाइलेकोइड बोलते हैं अपन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेना में पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों होते हैं, लेकिन स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास केवल पीएस फर्स्ट होता है। इसमें भी अपन अगर डिटेल में देखें ना तो, सॉरी, तो
इसमें भी अगर ऐसा देखें तो देखो ये एक थाइलेकोइड, ये दूसरा थाइलेकोइड, ये तीसरा थाइलेकोइड, इस तरह का अरेंजमेंट है। इसमें ना पिगमेंट दोनों जगह पर होते हैं, कुछ पिगमेंट यहां पर भी होते हैं और कुछ पिगमेंट यहां पर भी होते हैं। तो ये जो पिगमेंट है खुली हुई सरफेस पर, ये पीएस फर्स्ट है, और जो बंद सरफेस पे वो पीएस सेकंड है। ये इस तरह से रहते हैं। अप्रेस्ड सरफेस जो है ना वो पीएस सेकंड को रखता है, और नॉन अप्रेस्ड जो फ्री है वो पीएस फर्स्ट को रखता है। तो अरेंजमेंट ऐसे होता है। अगर थोड़ा और डिटेल में अपन देखें तो ग्रेना में भले ही दोनों पिगमेंट मिलते हैं, लेकिन दोनों एक जगह नहीं होते। पीएस फर्स्ट हमेशा खुली सरफेस पे होते हैं, नॉन अप्रेस्ड पर, और ये पीएस सेकंड होते हैं अप्रेस्ड सरफेस पर। अप्रेस्ड दबी हुई जो सरफेस है अप्रेस्ड सरफेस पर, वो नॉन अप्रेस्ड पे होता है। वो थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो अपन अब आपको पता है स्ट्रोमल थाइलेकोइड में तो नॉन अप्रेस्ड है ही नहीं सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस तो चारों तरफ से खुली होती है। तो इसके पास इसलिए केवल कौन से है? पीएस फर्स्ट। अगर इसके पास भी अप्रेस्ड होता तो इसके पास भी पीएस सेकंड होता, क्योंकि पीएस सेकंड हमेशा अप्रेस्ड सरफेस पे मिलता है, दबी हुई सरफेस पे मिलता है। चले आगे। ग्रेना के पास दोनों पिगमेंट होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर, कोई खुली सरफेस पे कोई बंद सरफेस पे, अप्रेस्ड पे और नॉन अप्रेस्ड पे। स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास एक ही होता है। जगह याद रखनी है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना पर। चले पहला हेडिंग लाइट रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का टारगेट क्या है? यस, एटीपी बनाना। लाइट रिएक्शन के दो मोड होते हैं, एक होता है साइक्लिक रिएक्शन और एक होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। इस तरह के दो मोड है इसके। नॉन साइक्लिक रिएक्शन तो बिल्कुल जेड जैसा दिखता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं अपन। तो दो मोड है इसके, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। तो आप लाइट लिखकर दो पार्ट में डिवाइड करो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। टारगेट एक ही, एटीपी बनाना, चाहे वो साइक्लिक तरीके से बनाए चाहे वो नॉन साइक्लिक तरीके से बनाए। फोटोसिंथेसिस की पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, जिसके दो तरीके से ये चल सकती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दो मोड है इसके। नॉन साइक्लिक बिल्कुल जेड जैसा अरेंज होता है, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं, जेड स्कीम। दोनों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सी रिएक्शन? साइक्लिक। लाइक ये अपन ने एक थाइलेकोइड ले लिया, इसके अंदर ये ल्यूमेन है, क्योंकि हर थाइलेकोइड के अंदर ल्यूमेन होती है और दो मेम्ब्रेन होती है। जो रिएक्शन चलती है सब मेम्ब्रेन में चलती है, ल्यूमेन में नहीं। ये ल्यूमेन है। एक थाइलेकोइड की बात कर रहा हूं। ये पीएस फर्स्ट पिगमेंट है। जब प्लांट पर 700 से ज्यादा की लाइट गिरती है या 700 की लाइट गिरती है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलता है, जिसको रिसीव करता है एफआरएस। एफआरएस मींस, एफआरएस का मतलब होता है फेरस रेड्यूसिंग, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट। इसको आप आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हो। फिर यहां का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलता है, इसको रिसीव करता है एफडी। एफडी मींस फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन ले लेता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एफआरएस है, एफआरएस ऑप्शन में है तो एफडी। एफडी का इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से जाता है पीक्यू के पास, पीक्यू पहुंचा देता है इसको साइटोक्रोम F के पास, फिर साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन जाता है पीसी के पास, प्लास्टोसाइनिन, और फिर लौट आता है। हमें रिएक्शंस उतनी डिटेल में याद नहीं रखनी है, पर यहां से पॉइंट जो बनेंगे वो याद रखना है। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन की खासियत ये है कि इसमें कॉपर होता है, बाकी सब आयरन वाले हैं। ये सब पेरिडोक्सिन, ये सब साइटोक्रोम, सब में आयरन होता है। पीसी एक्सेप्शनली क्या रखता है? कॉपर। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, घूम फिर के वापस आ गया, इसलिए इसको क्या बोला? साइक्लिक रिएक्शन। यहाँ पीक्यू की वजह से दो एटीपी फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा कीमोस्मेटिक थ्योरी में। आप याद रखना, साइक्लिक रिएक्शन चलने से कितने एटीपी बनेंगे? दो एटीपी। वो कैसे बनेंगे वो बात की बात है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस रिएक्शन में कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है? पीएस फर्स्ट।
ये रिएक्शन कहाँ चलती है? तो जहां पीएस फर्स्ट होगा, पीएस फर्स्ट कहाँ होता है? ग्रेना और स्ट्रोमल थाइलेकोइड दोनों जगह पर चलता है, जैसा कि अभी अपन ने बताया था। देखो यहाँ पे पीएस फर्स्ट है और यहाँ पे पीएस फर्स्ट है, मतलब ये प्रोसेस कहाँ चलेगा? स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे भी चलेगा और ग्रेना पर भी चलेगा। तो मैं पॉइंट्स लिखा देता हूँ, डायग्राम आप बाद में लिख लेना। पहला पॉइंट लिखो लाइट रिएक्शन में, फर्स्ट पॉइंट लाइट सॉरी साइक्लिक में, साइक्लिक का पहला पॉइंट ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व। शॉर्ट में लिखेंगे, पॉइंट्स याद होना चाहिए बस, रिएक्शन याद नहीं करनी है। पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व, पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व मतलब यहां पर केवल पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, वन। सेकंड पॉइंट, it found on grana and stromal thylakoid. It found on grana and stromal thylakoid. White found at both side. नहीं, मैं बोल रहा हूं क्यों मिल रही है दोनों जगह पर? ग्रेना, आपने कहा इट फाउंड ऑन ग्रेना एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यों मिलते हैं वहां दोनों जगह पर? ग्रेना, क्योंकि दोनों जगह पर पीएस फर्स्ट है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS। ऑब्लिक लगा के FD लिख दो, मतलब FRS ऑप्शन में नहीं हो तो FD भी दे सकते हो आप आंसर, FRS ऑब्लिक FD। नेक्स्ट पॉइंट, वन cyclic reaction produce 2 ATP. One cyclic reaction produce 2 ATP. One cyclic reaction produce 2 ATP. 2 ATP. Next point. Electron loss is absent. Electron loss is absent. Electron loss is absent. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गया था वो वापस आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस तो है ही नहीं यहां पर, राइट? ठीक है, अब ये पॉइंट बना लो आप, जो भी यहां पर लिखा हुआ साइकिल बना लेना, और कुछ ये 3-4 पॉइंट याद रखते हैं इससे रिलेटेड। पीसी प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग है, बाकी सब ये आयरन कंटेनिंग होते हैं, सब में आयरन है इनमें, FRS में, FD में, साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम F में, इनमें। ओके, सो लाइट रिएक्शन हैव 2 पार्ट, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, देन आंसर इज ओनली पीएस फर्स्ट। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज FRS, अगर ऑप्शन में नहीं हो देन आंसर इज FD, विच इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट PC, और बाकी सब कौन है? आयरन कंटेनिंग। वन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस 2 ATP। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है यहां पर? नो। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया है वो वापस आ जाएगा। और PQ ATP कैसे बनाता है वो मैं आगे कीमोस्मोटिक में बताऊंगा, अभी नहीं। PQ तो एक्सेप्शन और है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है और PQ हाइड्रोजन वेक्टर होता है। तो आप चाहो तो कहीं स्टार लगा के लिख सकते हो आप इस बात को कि PQ इज अ हाइड्रोजन वेक्टर, ऑल अदर आर इलेक्ट्रॉन वेक्टर। अच्छा चलो, FRS आयरन सल्फर दोनों होते हैं उसके अंदर। कई जगह आयरन सल्फर प्रोटीन लिख देते हैं FRS की जगह पर, तो अपन को याद रखना है। ल्यूमेन मतलब कैविटी हो गया। साइटोक्रोम F, ये B6F। रिएक्शन नहीं याद रखने ना, ऐसा नहीं कि अपन ये रिएक्शन याद कर रहे हैं बैठकर, ये पॉइंट्स याद हो जाए इसलिए लिख रहे हैं बस अपन।
रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं देखा मैंने, लास्ट 5-7 ईयर के पीजी के पेपर देखो, कभी रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो रिएक्शन नहीं याद रखनी है अपन को, डायरेक्ट पॉइंट्स याद रखना है। पीक्यू के लिए पॉइंट लिखाऊं, लिखो, पीक्यू इज अ हाइड्रोजन वेक्टर, पीक्यू इज अ हाइड्रोजन वेक्टर, पीक्यू इज अ हाइड्रोजन वेक्टर। पीक्यू मतलब बेटा प्लास्टोक्यूनो, प्लास्टोक्यूनो। पीक्यू इज अ हाइड्रोजन वेक्टर। बाकी सब कौन है? बाकी सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है, एक्सेप्शन है पीक्यू। ध्यान रखना ये जितने भी अपन ने नाम लिखे हुए हैं ना, सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। FRS, FD, B6, F, PC सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। पीक्यू एक्सेप्शनली क्या है? हाइड्रोजन वेक्टर। इसका काम आएगा बाद में आगे जाकर। तो अभी जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये है, कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व है? PS फर्स्ट। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS। नहीं हो तो क्या लगाना है? FD। बाकी सब में आयरन है, लेकिन किस में कॉपर होता है? PC में। एक साइक्लिक से कितने एटीपी बनते हैं? 2 ATP। ये सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन वेक्टर कौन है? PQ। और कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन गया था वो वापस आ जाएगा। ये हमारी साइक्लिक रिएक्शन। देखिए साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, टारगेट क्या है? एटीपी बनाना। एक साइक्लिक ने कितने एटीपी बना के दिए आपको? 2 एटीपी बना के दिए अभी तक। अब अपन नॉन साइक्लिक की बात करेंगे। तो एक बार साइक्लिक कंप्लीट करने के बाद आप हेडिंग डालोगे नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जिसको आपने जेड स्कीम भी बोला है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम, जो आपने पहले लिख लिया था। देखिए एक बार समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, तो थोड़ा सा इसमें समझना। ये थाइलेकोइड है, और ये थाइलेकोइड के अंदर क्या है? ल्यूमेन है, राइट। अब लाइट आया 680 नैनोमीटर की, तो कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होगा? PS सेकेंड। PS सेकेंड का इलेक्ट्रॉन किस कौन रिसीव करता है? तो एक है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के इलेक्ट्रॉन को लेता है PQ। PQ किसको देता है? साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम B6F दोनों। फिर ये देता है PC को, और PC देता है PS फर्स्ट को। PS फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट, अच्छा PS फर्स्ट पे भी कौन सी लाइट गिर रही होगी? तो ये दोनों साथ में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम करेगा फिर वो काम करेगा, साथ में चल रहा होता है। लेकिन हमें ये पता है कि PS सेकंड के इलेक्ट्रॉन PS सेकंड में वापस नहीं आते, वो किसके पास चले जाते हैं? PS फर्स्ट के पास चले जाते हैं, और PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। और अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन को पढ़ रहा था तब मुझे पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस इसी के पास आ रहा था, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ रहा, किसके पास चला गया? PS फर्स्ट। और 700 की वजह से इसके खुद के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? FRS। FRS के इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? FD। और बाहर क्या पड़ा हुआ है? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर होता है NADP+, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो FD के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसके पास? NADP+ के पास। और स्ट्रोमा में बहुत सारे फ्री क्या पड़े हुए हैं? H+। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस ये दिखा रहा है कि दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला, इन सब ने रिएक्ट करी, और रिएक्ट करके क्या बनाया? 2 NADPH2 बना लिया। हमें पता 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP, पर ये हमें यहां मेजर नहीं करना है कि अपन काउंट करके बता दें कि कितने ATP। अच्छा, यहां पर एक ATP और बनता है इस जगह PQ के वाले पे, क्योंकि PQ हमेशा ATP बनाएगा। जैसे पहले PQ ने एक ATP बनाया था, 2 ATP बनाए थे वहां पर, यहाँ PQ कितना बना रहा है? 1 ATP। तो टोटल एनर्जी कितनी बनी? 2 NADPH2 प्लस 1 ATP। क्या मैंने काउंट करके 7 बोल सकते हैं? नो, नहीं बोलना है। रीजन बताता हूं, क्योंकि NADH2 और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट में जो रिएक्शन चल रही है ना, वहां ये कन्वर्ट नहीं होता। तो कभी भी हमें इस तरह आंसर नहीं देना है कि 1 नॉन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस 7 ATP, गलत है वो, क्योंकि ये ATP में कन्वर्ट ही नहीं होगा। यही बात अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया में बोल रहा होता ना, तो मैं कन्वर्ट कर देता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ETS चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, वो चेंज कर देता। तो हमें कभी भी फोटोसिंथेसिस के अंदर NADPH2 को कन्वर्ट नहीं करना है। हालांकि हमें पता है 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP होता है, वो तो जब क्वेश्चन पूछे कि 1 ATP इक्वल टू हाउ मेनी ATP, तो आंसर दे देना, पर काउंट मत करना कभी भी। अब लेकिन यहाँ किसका लॉस हो गया? इलेक्ट्रॉन का। ऐसे तो ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कमी को पूरा करता है H2,
ये स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन में, H+ में और O2 में, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। मतलब PS सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको कौन पूरा करता है? H2 ब्रेक होता है किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में। मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में H2 ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, O2 बनेगा, H+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, राइट। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो लिख लेते हैं अपन, पॉइंट्स लिखेंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट समझने के लिए ये जरूरी है। पहला पॉइंट PS first and PS second both are involved. PS first and PS second both are involved. PS first and PS second both are involved. दोनों involved है यहां पर, both are involved. Next point. It only found on Grena. It only found on Grena. क्यों भाई? ये केवल ग्रेना पर ही क्यों मिलती है? क्योंकि यहां सेकंड भी है और हमें पता है कि सेकंड केवल किसके पास होता है? सेकंड केवल ग्रेना के पास होता है, यहां सेकंड नहीं होता। PS फर्स्ट तो दोनों जगह मिलता था, तो मैंने लिखा था कि साइक्लिक दोनों जगह चलती है, ग्रेना पर भी और यहां भी। लेकिन सोचो नॉन साइक्लिक में कौन पहला है? PS सेकंड, और PS सेकंड केवल कहां मिलता है? ग्रेना पर। इसलिए मैंने लिखा है कि इट ओनली फाउंड ऑन ग्रेना, ये ग्रेना के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, मान लो फियोफाइटिन नहीं है ऑप्शन में, PQ, ऑब्लिक लगा के PQ लिख दो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, नहीं हो तो PQ, जैसे वहां नहीं होता तो FD लगा देते वैसे। नेक्स्ट पॉइंट, वन नॉन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस, वन नॉन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस 2 NADPH2 plus 1 ATP. One non-cyclic reaction produce 2 NADPH2 plus 1 ATP. 2 NADPH2 plus 1 ATP. 2 NADPH2 plus 1 ATP. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लॉस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लॉस इज प्रेजेंट that restore by water splitting, that restore by water splitting, water splitting, water split हो रहा है इसलिए हो रहा है water splitting, that restore by water splitting, right? Next point, water splitting occur inside lumen, water splitting occur inside lumen, water splitting occur inside lumen in presence of manganese and chloride, in presence of manganese and chloride. Splitting occur inside lumen in presence of manganese and chloride, Mn+2 and Cl-, in presence of manganese and chloride, right? Next point, 4H2O molecule lead production of 1O2. 4H2O molecule lead production of 1O2. एक O2 के लिए 4 H2O को ब्रेक होना पड़ता है, 1O2, प्रोडक्शन ऑफ 1O2। देखिए क्योंकि ना यहां हम गलत करके आएंगे, हमसे पूछेंगे एक O2 के लिए कितने H2O चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 2, क्योंकि 2H2 इनफ होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब 4H2 ब्रेक होते हैं ना तो 2H2 वापस भी बनते हैं। देखो रिएक्शन हमने लिखी थी फोटोसिंथेसिस की, अगर हम फोटोसिंथेसिस में कितने H2 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं 6 वापस भी तो बन रहे हैं, मतलब आधे ही यूज आते हैं, आधे यूज नहीं आते हैं। तो हम जब 4H2 लेंगे ना तब 2H2 यूज आएंगे और 2H2 से फिर एक O2 बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 1 O2 बनाने के लिए कितने H2 का ब्रेक होना जरूरी है, तो 4 आंसर देना है। तो अपन ने इसलिए लिखा है 4H2O मॉलिक्यूल लीड प्रोडक्शन ऑफ 1O2, राइट। अब ये डायग्राम बना लो आप, जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैंने बता दिए, वो इस डायग्राम से थोड़े से याद हो जाएंगे। डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस याद करें, लेकिन पॉइंट्स याद करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इनफ है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।
पॉइंट्स याद करना, नहीं समझ में आए तो कल वापस आके पूछ लेना एक बार, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सप्लेन का कोई मना नहीं है, पर पूछना तो एक बार पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है कोई चीज समझ तो। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, अगर तेज चले और तुम्हें लगे कि तेज है तो थोड़ा धीरे भी कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन आप लोगों के लिए भी है, अगर तेज लगे तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा थोड़ा, और नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना। ओके, चलिए पढ़ेगा एक बार, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को। एक्सेस शीट मिली है सबको? प्लांट की जो एक्सेस शीट नहीं मिली, ठीक है मैं सर को बोलता हूँ तो दिला देंगे कुछ क्वेश्चंस।